हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। ओके, ये एक्चुअली में क्या करता है, टाइम डोमेन क्या होता है और फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है, ये सब चीज़ पहले हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन हर तरह के सिग्नल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ द जनरलाइजेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या आता है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड फॉर बोथ स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। स्टेबल के लिए भी होता है और अनस्टेबल सिस्टम के लिए भी होता है, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ओनली डिफाइंड फॉर स्टेबल सिस्टम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, for designing purpose we use Laplace transformation, and for analyzing of signal or analyzing of system we use Fourier transformation. Now fifth point is, Laplace transformation is applicable to analyze many unstable system। जितने भी अनस्टेबल सिस्टम है उसको एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अनस्टेबल सिस्टम पे डिफाइन नहीं होता है, अनस्टेबल सिस्टम को डिफाइन नहीं करता है। एंड इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ फीडबैक सिस्टम। किसी भी फीडबैक सिस्टम में वो स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है कि किस पॉइंट पे ये स्टेबल होगा, ये किस पॉइंट पे ये अनस्टेबल होगा, मार्जिनली स्टेबल कब होता है। तो ये हर सिस्टम के स्टेबिलिटी को भी डिफाइन करता है, स्टेबिलिटी और उसके कंडीशन को भी डिफाइन करता है। सो LT इज़ यूजफुल फॉर एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फीडबैक सिस्टम। The advantage of LT system is that it convert the integration and differential equation into linear algebraic equation। कोई भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है, फॉर एग्जांपल डी क्यूब वाई ऑफ टी बाई डी टी क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई ऑफ टी बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई ऑफ टी बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। ओके, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को वो क्या करता है, अलजेब्रिक लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करता है, जहाँ पे हम डिफरेंशिएशन को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस विल बी एक्स क्यूब इंटू वाई ऑफ एस, दिस टाइम डोमेन विल कन्वर्ट इंटू फ्रीक्वेंसी डोमेन, प्लस एस स्क्वायर वाई ऑफ एस प्लस एस वाई ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस। Okay, so this system is given in time domain, and it will convert this time domain equation into frequency domain equation, and this differential equation is converted into linear algebraic equation। so इस equation को solve करना ज़्यादा आसान है rather than complex integral equation के, integral and differential equation के। so for inverse Laplace transformation हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रल को डायरेक्टली इवैल्यूएट नहीं करते हैं। ठीक है, इंटीग्रल को डायरेक्टली इवैल्यूएट नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। इसलिए हम लोग 1-to-1 रिलेशनशिप बनाते हैं एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ एस के बीच में। डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। सो सपोज वी हैव ए सिग्नल एक्स ऑफ टी एंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सिग्नल इज एक्स ऑफ एस। यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ दिस एक्स ऑफ एस इज इंटीग्रेशन ऑफ -∞ टू +∞ एक्स ऑफ टी e⁻⁻st dt, where this S is complex frequency। now S can be written in the form of sigma plus j omega। so here sigma is actually real frequency
and omega is imaginary frequency. यहाँ पे रियल सिग्मा को हम लोग डैम्पिंग फैक्टर भी कहते हैं और ओमेगा को ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं. Okay, and this is given in radian per second. Now, if we do inverse Laplace transformation of x of s, we will get x of t, and x of t is given as 1 by 2 pi integration of 2 pi j integration of sigma minus j infinity sigma plus j infinity x of s e to power minus st ds, where sigma is responsible for convergence. कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? दैट टू और मोर थिंग दैट बिकम सिमिलर, मतलब एक जैसा हो जाता है और एक साथ आ जाता है, तो उसका मतलब होता है कन्वर्जेंस. नाउ इस पॉइंट पे 1 to 1 रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? दैट इज 1 to 1 मैपिंग विथ पार्शियल फ्रैक्शन. Now LT is defined, it can be bilateral or unilateral. Okay, यहाँ पे जो हम इक्वेशन लिखे हैं दिस इज़ फॉर बाईलैटरल. ओके, बाईलैटरल में it is defined from minus infinity to infinity, and for unilateral it is defined only in right hand side. So it is defined from 0 to infinity. यहाँ पे x of s is equal to minus infinity to infinity x of t e to power minus st dt होता है, और यहाँ पे सिर्फ राइट हैंड साइड में डिफाइंड होगा. सो इट विल बी 0 to infinity x of t e to power minus st dt होगा. यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक्चुअली होता है, और स्टेबिलिटी जो है इससे हम फाइंड कर सकते हैं. स्टेबिलिटी या कॉजेलिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं सिस्टम का. यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नहीं होता है. सो वी नीड टू सॉल्व डिफरेंशियल condition. Now we will see relationship between Laplace transformation and Fourier transformation. So Laplace transformation of x of t is x of s, which is given as minus infinity to infinity for bilateral x of t e to power minus st dt, where s is equal to sigma plus j omega. So we can write x of sigma plus j omega. हम क्या कर रहे हैं? s को रिप्लेस कर रहे हैं sigma plus j omega से. This will be equal to minus infinity to infinity x of t e to power minus sigma plus j omega t dt. And Fourier transformation, in Fourier transformation x of j omega is equal to minus infinity to infinity x of t e to power minus j omega t dt. This is equation 1 and this is equation 2. If we compare these two equation 1 is equal to equation 2, if this condition will satisfy if sigma value will become 0.
So if sigma is equal to 0, then this means that s should be equal to j omega, so that Laplace transformation will be same as Fourier transformation. Now s of j omega का मतलब देखो, s को अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस होगा, ये मेरा रियल एक्सिस होगा. तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू 0 है और s इक्वल टू क्या है, जे ओमेगा. यानी कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ बनेगा, इसका जितना भी पोल्स है वो कहाँ कन्वर्ज हो रहा है, जे ओमेगा पे. सो यहाँ पे हमको 2 पॉइंट पता चलता है. दैट पहला, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज स्पेशल केस ऑफ Laplace transformation when real value of s will be equal to 0. So real value of s should be equal to 0. And second is if ROC, ओके, यहाँ पे सपोज करो S12 या 2 पोल भी है, ये कहाँ पे, इमेजिनरी एक्सिस पे. ओके, सो इफ ROC is x of s include j omega axis x of t is Fourier transformation, and we replace s with j omega. x of s का सिग्मा वैल्यू 0 है और वो सिर्फ जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड कर रहा है. यानी कि एक्स ऑफ टी क्या है, हम उसको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं और एस को सिर्फ हम जे ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. सपोज करो तुमको लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन पता है और यहाँ पे एक्स ऑफ एस जो है वो उसका आर ओ सी कहाँ बन रहा है, उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ बन रहा है, जे ओमेगा पे. ओके, अगर जे ओमेगा पे बनेगा, इस पे बनेगा, अगर जे ओमेगा पे बनेगा तो एक्स ऑफ टी को हम उस इक्वेशन को हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन जो भी निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट है कन्वर्जेंस ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन. तो देखो सबसे पहले कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है. कन्वर्जेंस का मतलब जहाँ पे दो आइडियाज़ मैच हो रहे हैं या कुछ भी. सपोज करो तुम यहाँ खड़े हो और तुम्हारा फ्रेंड यहाँ खड़ा है, ठीक है, इस पॉइंट पे. अब तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया कि तुमको इस साइड चलना चाहिए, तुम्हारे फ्रेंड के दिमाग में आइडिया आया कि तुमको इस साइड चलना चाहिए, तो तुम दोनों का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस किधर हो जाएगा, इधर होगा, राइट. और अगर सपोज करो तुम्हारा फ्रेंड इस साइड जा रहा है तो किस पॉइंट के बाद तुम दोनों का आइडिया मैच हो रहा है, आफ्टर दिस पॉइंट. ठीक है, इस पॉइंट के बाद तुम दोनों का आइडिया मैच हो रहा है, यानी कि तुम्हारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये हुआ. सो इट इज़ अ पॉइंट दैट टू और मोर थिंग बिकम सिमिलर और कम टुगेदर, सो दैट इज़ कॉल्ड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. उस रीजन को हम क्या बोलें, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. सो द रेंज ऑफ summation for which the Laplace transformation converge is known as region of convergence. Okay, and second point is x of t is equal to e to power minus sigma t must be absolutely integrable by taking sigma प्लस और माइनस. ये कैसा होना चाहिए, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल. सो इट मीन्स दैट एक्स ऑफ एस शुड बी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ एस शुड बी लेस दैन इन्फिनिटी, तभी हम इसको एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल कहेंगे. दैट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू पावर माइनस सिग्मा टी इंटू ई टू पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी should be less than 0, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी, अगर हम इसका मॉड ले रहे हैं तो सिर्फ रियल टर्म लेंगे, दैट इज़ ई टू पावर माइनस सिग्मा टी डी टी शुड बी लेस दैन, सॉरी, इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी होगा. सो दिस इज़ कॉल्ड
रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। नाउ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज ROC, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, कभी भी किसी भी पोल को नहीं रखता है। ओके, किसी भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में किसी भी तरह का पोल नहीं रहेगा। सो ROC डज नॉट कंटेन एनी पोल because at pole system does not exist। ठीक है, पोल के पास सिस्टम एग्जिस्ट नहीं होता है। ओके, इसलिए ROC जो है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, वो किसी भी पोल को कंटेन नहीं करता है। नेक्स्ट है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस किसी भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, ऑफ एनी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमेशा पैरेलल रहता है टू J ओमेगा एक्सिस। सो इट कंसिस्ट ऑफ लीनियर पैरेलल टू J ओमेगा एक्सिस। थर्ड इज ROC always exist between two consecutive पोल। तो दो पोल के बीच में हमेशा ROC एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ x ऑफ t is of finite length। ठीक है, अगर ऐसा है तो which is absolutely integrable। ठीक है, अगर x of t ऐसा सिग्नल है जो फाइनाइट लेंथ का है एंड which is absolutely integrable, then उसका ROC क्या हो जाएगा? ROC विल बी एंटायर प्लेन। देन ROC विल बी एंटायर प्लेन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज x ऑफ t तुम्हारा डेल्टा t है। ओके, सो दिस इज ऑफ फाइनाइट लेंथ। अगर हम x ऑफ s निकालेंगे देन दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू पावर x ऑफ t इंटू ई टू पावर माइनस एस टी डी टी। अगर हम इसको पुट करेंगे देन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी इंटू ई टू पावर माइनस एस टी डी टी। अब यहाँ पे डेल्टा टी इंटू ई टू पावर माइनस एस टी क्या होगा? टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे यहाँ पे डेल्टा टी में, टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और वही टी का वैल्यू हम ई टू पावर माइनस एस टी में लगाएंगे। सो दिस विल बी ई टू पावर माइनस जीरो विच इज़ इक्वल टू 1। यानी कि डेल्टा टी के लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? 1। फाइनाइट लेंथ का है, सो यहाँ पे इसका जो ROC है दैट विल बी एंटायर प्लेन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सपोज x ऑफ s अगर रैशनल है एंड सिग्नल राइट साइडेड सिग्नल है। ठीक है, यानी कि सपोज करो x ऑफ t जो है दैट इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस टी यू ऑफ टी प्लस ई टू पावर माइनस 4t u ऑफ t। ठीक है, तो इसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे देन दिस विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस टी यू ऑफ टी इंटू ई टू पावर माइनस एस टी डी टी प्लस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस 4t u ऑफ t इंटू ई टू पावर माइनस एस टी डी टी। देन u ऑफ t है तो ये क्या हो जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, देन दिस विल बी 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस प्लस 1t डी टी प्लस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी
e to power minus s plus 4 t dt. Then this will be 1 by s plus 1. Just put the value of t is equal to 0 and infinity, upper limit minus lower limit, you will get 1 by s plus 1 plus 1 by s plus 4. Now अगर हम इसको इक्वेट करेंगे 0 से, s plus 1 ग्रेटर दैन 0. सी यहाँ पे u ऑफ t है इसलिए हम ग्रेटर दैन 0 लिख रहे हैं, एंड s plus 4 इज़ ग्रेटर दैन 0. ओके, दोनों जगह क्या है, u ऑफ t किधर रिप्रेजेंट करता है, राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम ग्रेटर दैन 0 पुट कर रहे हैं. अगर माइनस u ऑफ माइनस t होता तो लेस दैन 0 पुट करते हैं. सो s विल बी ग्रेटर दैन -1 एंड s विल बी ग्रेटर दैन -4. तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ बनेगा, देखो सपोज करो -1 यहाँ है और -4 यहाँ है, तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ बनेगा, तो s -1 से बड़ा है यानी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसका इस साइड बनेगा, और s -4 से बड़ा है यानी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इस साइड बनेगा. ठीक है, तो दोनों का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा. ये वाला पोर्शन होगा -1 से इधर. ठीक है, तो अगर सपोज करो अगर सिग्नल कैसा है, राइट हैंडेड सिग्नल है, तो इसका रीजन ऑफ जो कन्वर्जेंस होगा दैट विल बी ROC will be right of the right most पोल. ओके, यहाँ पे हम लोग देखें राइट मोस्ट पोल कौन सा है, -1 है, राइट. तो -1 से राइट के साइड जो होगा वो तुम्हारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा, राइट मोस्ट पोल की तरफ. नाउ इन द सेम वे इफ x of t is left sided signal, then ROC किधर बनेगा, is the left of the leftmost पोल. सो लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट मोस्ट पोल की तरफ ROC बनेगा. सपोज S जो है दैट इज़ लेस देन -1 और यहाँ S जो है दैट इज़ लेस देन -4 होता, तो ROC किस साइड बनता, ROC लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट मोस्ट पोल. लेफ्ट मोस्ट पोल कौन सा है, -4, तो ROC मेरा इस साइड बनता. ओके, इसके इस साइड बनता. सो लेफ्ट मोस्ट पोल के हमेशा लेफ्ट में बनेगा अगर मेरा सिग्नल लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो. और नेक्स्ट इज इफ x of t is two-sided signal, then ROC is considered to common ROC. Okay, suppose S है यहाँ पे लेस देन -1 और S है ग्रेटर देन -4, तो इन दोनों का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या बन जाएगा, इन दोनों का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या बन जाएगा, ये -1 से लेफ्ट में है और ये वाला पोल -1 से राइट में है, तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये बन जाएगा. सो कॉमन ROC इनका होगा. नाउ नेक्स्ट है S प्लेन.
पोल्स एंड ज़ीरोज़। ठीक है, तो एस प्लेन, एस देखो कैसा होता है, एस मेरा कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, दैट इज़ सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ये रियल फ्रीक्वेंसी है और ये इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी है। नाउ इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो किस तरह से प्लॉट करेंगे, ये सिग्मा होगा, ये जे ओमेगा, रियल एक्सिस रियल फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे रहता है और इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे रहता है। तो इसको हमको प्लॉट करना है, इसी प्लेन को हम लोग बोलते हैं एस प्लेन। ओके, सो सपोज करो जब हम ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं टी ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू आउटपुट सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई इनपुट आर ऑफ एस, तो इसको हम एक्चुअली में पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखते हैं। पॉलिनोमियल फॉर्म मतलब बी एम एस टू द पावर एम प्लस बी एम माइनस वन एस टू द पावर एम माइनस वन, इस तरह से लिखते हैं टू बी वन एस प्लस बी ज़ीरो तक। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ए एन एस टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एस टू द पावर एन माइनस वन टू एन माइनस वन टू ए वन एस प्लस ए ज़ीरो। तो इस तरह से हम इसका पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखते हैं। नाउ अगर हम इसको फैक्टराइज करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करें देन इट विल बी टी ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस विच इज इक्वल टू के एस माइनस जेड वन एस इंटू एस माइनस जेड टू टू एस माइनस जेड एम। डिनोमिनेटर में भी अगर इसका फैक्टराइजेशन करें देन इट विल बी एस माइनस पी वन एस माइनस पी टू टू एस माइनस पी एन। ओके, और यहाँ पे के क्या होगा, दैट विल बी बी एम बाई ए एन। नाउ जो न्यूमरेटर पार्ट है मेरा न्यूमरेटर पार्ट है दैट विल बी कॉल्ड एज ज़ीरोस, और जो मेरा डिनोमिनेटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज पोल्स। सो नाउ फॉर ज़ीरोस अगर सी ऑफ एस इक्वल टू ज़ीरो हो, ओके, सी ऑफ एस तुम्हारा ज़ीरो कब होगा, न्यूमरेटर कब तुम्हारा ज़ीरो होगा, सी ऑफ एस ज़ीरो कब होगा, जब न्यूमरेटर ज़ीरो होगा। तो न्यूमरेटर कब ज़ीरो होगा, जब एस तुम्हारा Z1 होगा या Z2 होगा या Z3 होगा या Zm होगा, राइट। यानी कि अगर तुम्हारा फंक्शन Zi की तरफ टेंड करेगा, Zi का मतलब Z1 Z2 Z3, तब ट्रांसफ़र फंक्शन तुम्हारा ज़ीरो होगा। फॉर पोल्स आर ऑफ एस ज़ीरो कब होगा, व्हेन एस तुम्हारा किधर टेंड करेगा, टुवर्ड्स पी आई, ठीक है। एस का वैल्यू तुम्हारा P1 होगा, P2 होगा, P3 होगा या Pn होगा, तो तुम्हारा डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी कि तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन किस तरफ टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। सो जब तुम्हारा पोल जब तुम्हारा एस पी आई की तरफ टेंड करेगा तो तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन किधर की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। और कभी भी अगर हम एस प्लेन में पोल्स और ज़ीरो को ड्रॉ करते हैं तो हमेशा पोल्स को क्रॉस से हम डिनोट करते हैं, और ज़ीरोस को इस तरीके से, ओके, ओ से।
So this symbol represent poles and this symbol represent zeros.